नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। G7 शिखर सम्मेलन में दिखी भारत की कूटनीतिक ताकत। G7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की दुनिया गहराई से आपस में जुड़ी है। ऐसे में मजबूत साझेदारियों की असली नींव भरोसा ही है। आपसी भरोसा आज सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति के रूप में है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे की कमी है और हमारे साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे को फिर से बनाने पर निर्भर करता है। G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 16 महीने के बाद मुलाकात हुई। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होने वाली है, तो उससे पहले कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने G7 समिट की टेबल से भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया और कहा है कि मौजूदा हालात में समुद्री रास्तों और समुद्री यात्रियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने G7 से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने पर भी चर्चा की है। G7 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। अब से थोड़ी ही देर में G7 प्लस पार्टनर्स के वर्किंग मीटिंग सेशन में प्रधानमंत्री रखेंगे भारत के पक्ष को। साथ ही ट्रेड डील, मिडिल ईस्ट संकट, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर होगी बातचीत, मीटिंग पर टिकी है दुनिया भर की नजरें, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। और फ्रांस के एवियन से हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक हमारे संवाददाता और G7 के संभावित आउटकम्स पर भी करेंगे हम चर्चा विशेषज्ञों से। लेकिन शुरुआत करते हैं, आइए G7 शिखर से सम्मेलन के पहले दिन नई साझेदारियां बनाने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करने के विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने बड़ी बातें रखी और उन बड़ी बातों में एक मजबूत भरोसा कायम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो बेहद अहम है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के सामने यह और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जब दुनिया में भरोसे की कमी का जिक्र किया और कहा कि साझेदारियों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, कमी भरोसे की है। G7 समिट में आउटरीच सेशन में भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। यह सेशन था नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को लेकर प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बताया कि दुनिया आज पहले से अधिक एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। साझेदारी का आधार केवल आपसी विश्वास नहीं, आपसी विश्वास ही है। विश्वास सबसे अहम महत्वपूर्ण रणनीतिक वैश्विक संपत्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं है, दुनिया में आज विश्वास की कमी है। वैश्विक संस्थान अपनी आकांक्षाओं को शामिल करें। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्था सबकी आकांक्षाओं को शामिल करें। विश्व युद्धों से बनी विश्वास आधारित व्यवस्था। उन्होंने कहा कि कोविड ने वैश्विक एकजुटता की कमी दिखाई। उनका यह कहना था कि कोविड ने दुनिया को बताया कि किस तरह से जब एक देश दूसरे देश की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री का इन बातों को रखना साफ बताता है कि भारत के सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के हल के रूप में इन बातों को रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया में संसाधन नहीं, विश्वास की कमी है। संसाधनों की कमी नहीं है। ट्रस्ट बट वेरीफाई आज भी प्रासंगिक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री ने भारत के उस सिद्धांत को बेस टेबल पर रखा। भारत के लिए दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर भारत लगातार काम कर रहा है। कोविड सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह से रहा और कोविड के उस दौर में भी भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ही हैसियत में तमाम दुनिया के देशों के सामने उस संकट में खड़ा हुआ। भारत ने 150 देशों को वैक्सीन सहायता दी। तो भारत आज भी उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहा है और कह रहा है भारत के लिए मानवता प्रथम सिद्धांत है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की यात्रा को कायम रखने के लिए और विकासशील देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है साझेदारी, लेकिन उस साझेदारी के आधार में है विश्वास। साझेदारी गरिमा पर आधारित हो, संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से हो। ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रुख को रखते रहे हैं। पिछले 2 साल से अगर हम देख रहे हैं, विश्व में युद्ध की स्थिति कई मोर्चों पर है। उन युद्धों के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जब उन राष्ट्र अध्यक्षों से बात की, तब भी उन्होंने साफ ये कहा कि कूटनीति ही एकमात्र हल है, बातचीत एक हल है। समुद्री व्यापार और नाविक सुरक्षा बेहद जरूरी है। इस बात को प्रधानमंत्री ने G7 के टेबल पे मुखरता से रखा और बहुत खुले शब्दों में रखा, जिसमें मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने रखा है। वैश्विक साझेदारियों के लिए भारत तैयार है। वैश्विक साझेदारियों के लिए भारत तैयार है, लेकिन
लेकिन उन साझेदारियों में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। वैश्विक साझेदारियों के लिए भारत पूरी तरह तैयार है और भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बन के इन तमाम मंचों पर उभरता रहा है। और इस मंच से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्वास की कमी की बात की है तो उस विश्वास की कमी को प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों के साथ भी साझा किया। G7 समिट ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए सहमति बन गई है और 2 दिन बाद शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। इन सब के बीच कल एवियन में पीएम मोदी और ट्रंप ने समिट के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। करीब 1.5 साल में दोनों नेताओं की यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। पीएम मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ये 16 महीनों के बाद की पहली मुलाकात है। फरवरी 2025 में मुलाकात हुई थी। उसके बाद इस मुलाकात में जहां एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दिखाई दिए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के इस मंच पर भारतीय नाविकों की 3 नाविकों की हत्या का मसला भी उठाया और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने हितों से एक बार फिर एक तरह से रूबरू कराया इन बातों को रखते हुए। तो ये तो थी कल की मुलाकात की तस्वीरें, लेकिन आज जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच औपचारिक मुलाकात होगी तो फिर एक बार दुनिया की निगाहें इन दोनों नेताओं पर होगी। दोनों के बीच किन मुद्दों पर मंथन होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कल पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने G7 समिट की टेबल से भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया और कहा कि मौजूदा हालात में समुद्री रास्तों और समुद्री यात्रियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बातें कहीं, दुनिया की सुरक्षा और व्यापार को लेकर चिंता जताई और कहा कि समुद्र के रास्तों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पीएम ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत किया। नाविकों की सुरक्षा सभी देशों की जिम्मेदारी है, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। समुद्री मार्गों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। भारत ने अपने नजरिए को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच में स्टेबल पे रखा। सीफेयरर्स को कार्य के लिए भयमुक्त वातावरण मिले, ये किसी एक देश का मसला नहीं है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक चुनौती और विश्व के एक तरह से सीफेयरर्स के लिए इस बात को रखा। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष में मित्र देशों को जानमाल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज में व्यापार बाधा से बड़ा नुकसान हो रहा है और दुनिया को इस नुकसान को झेलना पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सीफेयरर्स बिना भय के अपना कार्य कर सके। तो क्या भारत अमेरिका व्यापार समझौते को नई दिशा देंगे? क्या क्वाड को मिलेगा नया रणनीतिक रोड मैप? और अमेरिका की आगामी G20 अध्यक्षता को लेकर क्या होगा भारत का संदेश? जानकार मानते हैं कि ये एवियन शिखर सम्मेलन की सबसे अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। एवियन से अजय मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ऐसे समय में ये बैठक हो रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से घिरी है। पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से व्यापार वार्ता चल रही है और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि 23 और 24 जून यानी अगले सप्ताह ही भारत आकर आगे की बातचीत करेंगे। संकेत है कि समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली ये द्विपक्षीय वार्ता G7 शिखर सम्मेलन की सबसे अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। This is probably one of the most important bilaterals of the entire Evian summit. The leader of the global north, President Trump, meets the leader.
चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, जहां इस समय बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे, तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यह कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर एलआईसी, एसबीआई और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीबीएस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थीं। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं, अर्थात वो धन्ना सेठ
जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं, आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ है। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए, उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात यह कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने काम किया, एक अलग अप्रत्याशित स्थिति आई। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन 4 सवालों और 5वां ये कि नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती थी, कैपिटेशन फी के नाम पे तब उन्हें मिलता था, आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बनकर नहीं खड़े हैं क्या? और पुनः मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, राजनीति के बहुत अवसर हैं, 21 के बाद राजनीति कर लीजिएगा। आपको जो राजनीति करनी है, जो हम लोगों को उस राजनीति का प्रत्युत्तर देना है, वो भी देंगे। इन 72 घंटों में बच्चों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहकर, एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने का अवसर दीजिए। इस संवेदनशील समय में बच्चों की भावनाओं और उनकी तैयारी को बाधित करके मानसिक यंत्रणा देकर राजनीति करने से बाज आइए 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जितनी राजनीति करनी हो कर लीजिए। धन्यवाद। और आप देख रहे थे युवाओं के सहारे नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की तैयारी में कांग्रेस है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत पर भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा हमला है, कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के संकट की स्थिति में अपनी राजनीति का मौका ढूंढ रहे हैं, ये जानते हुए कि 21 को देश भर के छात्रों का नीट की परीक्षा है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी से भी एक तरह से विनती की है कि संवेदनशील समय में मानसिक प्रताड़ना मत दीजिए छात्रों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे G7 समिट का आज दूसरा दिन है, किस तरह से दूसरे दिन के कार्यक्रम रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
और हम जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं कि G7 का आज दूसरा दिन है और पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच पर भारत की कूटनीतिक ताकत को भी रखा, साथ ही साथ एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय भरोसे की कमी है, लेकिन दूसरा दिन बेहद अहम होने जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में G7 और पार्टनर्स के वर्किंग मीटिंग सेशन की शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और शाम को बेहद अहम द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस पर भी दुनिया की निगाहें हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही एवियोन से हमारे साथ अजय मिश्र जुड़ रहे हैं फ्रांस से। सबसे पहले रुख अजय का ही करते हैं। अजय, दूसरे दिन भर के कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे? हालांकि शाम की मुलाकात पर दुनिया की नजरें हैं, लेकिन पहला सेशन जो होना है, वर्किंग मीटिंग सेशन, वो भी बेहद अहम माना जा रहा है। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ अशोक सज्जनहार भी जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, पहले दिन भारत ने बहुत साफ अपने नजरिए को ही नहीं बल्कि दुनिया में विश्वास की जो कमी है उसको भी उस टेबल पे रखा, G7 के उस ऐसे मंच पे रखा जहां मजबूत ताकतें हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज के साथ भरोसे की कमी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एक तरह से चुनौतियों, समाधान, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इन विकसित राष्ट्रों पर डाली है। जी, बहुत धन्यवाद ऋतु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश केवल विकसित देशों के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए था। क्योंकि देखिए, ये जो G7 के देश हैं, इसके अलावा और भी देश हैं जो कि इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं और जो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा कर रहे हैं। और उसमें जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं विश्व में, उनका भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप चीन की बात ले लीजिए, रूस की बात ले लीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो उनका जो संदेश था पूरे विश्व के लिए था। हालांकि वो जो G7 जिस मंच पर वो बोल रहे थे, वहां पर तो उनका बिल्कुल यह संदेश था ही, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो भारत की क्या नीति रही है, भारत ने कैसे ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लिया है, हमेशा लोगों के भलाई के लिए हमने काम किया है। और अपना उन्होंने उदाहरण दिए जो कैसे कोविड-19 के समय में, कोविड पेंडेमिक जब हुआ, तो तब भारत ने न केवल अपने लोगों के लिए वैक्सीन बनाए, परंतु 100 से ज्यादा देशों को 300 मिलियन डोजेज वैक्सीन दिए हमने। और सबसे वो अधिकतर ग्रेटिस थे, वो अधिकतर फ्री थे, मुफ्त दिए थे। और 150 देशों से ज्यादा को हमने दवाई दी, फ्री दवाई दी बहुत। तो हमने अपना जो रोल है हम वो निभा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं जब ये रूस और यूक्रेन की, ऋतु जी, जब का युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, तब प्रधानमंत्री मोदी की, आपके देखने वालों को याद होगा, सितंबर 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से। और कैमरे के सामने राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने कहा था जो ये युद्ध का दौर नहीं है, आप युद्ध से पीछे हट जाइए, बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री मोदी ने शब्द कहे हैं अभी, जो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास विश्वास की कमी है, मेरे विचार से ये वाले शब्द भी प्रधानमंत्री के उतने ही आइकॉनिक बनेंगे जैसे कि वो बने हैं। और देखिए कितनी बारी उनको कोट किया गया है। 2022 में जब इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट हो रहा था, किसी ने नहीं सोचा था जो उसका हमें एक लीडर्स डिक्लेरेशन, कंसेंसस लीडर्स डिक्लेरेशन मिलकर आ जाएगा। परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी की जो बात थी, जो उन्होंने कही थी राष्ट्रपति पुतिन को कुछ महीने पहले 2022 में, उसी को लेकर, उसी को स्तंभ बनाकर वो सारा उसका पूरा जो लीडर्स डिक्लेरेशन थी वो उसके ऊपर बेस हुई। और मैं समझता हूं जो इस समय भी उन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल जिसे कहा जाए रग पकड़ी है, जो इतने विश्व में, चाहे वो आर्थिक संकट हो, हम देख रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हम देख रहे हैं वेपनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का वेपनाइजेशन हो रहा है, टैरिफ्स का हर तरीके से, या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में यूक्रेन का युद्ध 4 साल से ऊपर हो गया है। अभी ये ईरान में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, हम देखते हैं जो कितनी इसकी जल्दी हम इसमें सुलह आ सकती है, परंतु लोगों को विश्वास पर बात करनी चाहिए। और सभी जो ग्लोबल साउथ का है उसका मुद्दा उन्होंने उठाया,
वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनकर भारत उभरा है। जी, हमारे साथ अजय मिश्र भी जुड़े हुए हैं एवियन से, फ्रांस से। अजय, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में और शाम की जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, द्विपक्षीय बैठक भारत और अमेरिका के बीच में, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, उस पर तो सबकी नजरें हैं। क्या बड़े मसले उसमें भी रहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला दिन था वो ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करता हुआ दिखाई दिया। स्पष्ट तौर पर आपने भी अभी चर्चा में जिक्र किया कि उन्होंने संपूर्ण विश्व को ये संदेश दिया है कि ये विश्वास का समय है और विश्वास बहाली का समय है, क्योंकि आप देखिए और उनका इशारा स्पष्ट तौर पर ये था कि दुनिया अनिश्चितता को अच्छा नहीं मानती है, उसको अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती है। जो लोग हमेशा बार बार अपना बयान बदलते रहते हैं और लंबी अवधि के लिए अपनी नीतियों को बिल्कुल स्थिर नहीं रखते हैं। इसमें स्पष्ट संदेश था कि भारत ऐसा देश है जो लॉन्ग टर्म की जो नीति है उस पर काम करता है और सभी को साथ लेकर के चलता है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि ग्लोबल साउथ को आपकी किसी रहम की ज़रूरत नहीं है, रहमो करम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उनको सहयोग के पार्टनर के तौर पर आप उनको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने नाविकों के ज़रिए, नाविकों की सुरक्षा के ज़रिए भारत के जो हित हैं उनका भी जिक्र किया, तो संपूर्ण दुनिया को भी संदेश दिया। आज का जो पहला सेशन है ऋतु जी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल किया जाए उस पर है। और प्रेसिडेंट मैक्रो की प्रेसिडेंसी में भी ये स्पष्ट किया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और इसीलिए G7 और पार्टनर कंट्रीज़ के साथ आज के दूसरे दिन का पहला ही वर्किंग सेशन रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरवेंशन होगा। हमें पता है कि भारत दुनिया की ग्रोथ में 17% का कंट्रीब्यूशन करता है, तो लगभग एक पांचवा हिस्सा है पूरे दुनिया की ग्रोथ को बरकरार रखने में। और अगर दुनिया को ग्रोथ चाहिए तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके लिए भारत क्या कुछ कर रहा है, रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र कर सकते हैं और कैसे हम आर्थिक सुधारों को तेज़ करने पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर सकते हैं। साथ ही जिक्र कर सकते हैं वो प्रोटेक्शनिज्म का कि इस वक्त संरक्षणवाद की नहीं बल्कि सबको साथ लेकर के और सहयोग करने की ज़रूरत है। परस्पर सहयोग से ही 21वीं सदी के जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उनका हल निकाला जा सकता है। तो आर्थिक मुद्दों पर यह बात होगी सेशन की। और उसके बाद 3 बायलैटरल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला बायलैटरल, जैसे आप ट्राइलैटरल भी कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन और भारत। EU के साथ हम मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुके हैं, लेकिन प्रभावी कब से होगा, 2026 के अंत में या फिर 2027 की शुरुआत में, उसको कैसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए उस पर दोनों ही पक्ष सहमत हो चुके हैं। उस पर बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के भी इस वार्ता में कुछ दोनों पक्षों की तरफ से किया जाए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, क्योंकि अमेरिका के साथ हम क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के डील कर चुके हैं। अब बात आती है उस बायलैटरल की जिसका आप जिक्र कर रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल मीटिंग होने जा रही है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जब दोनों बड़े नेता मिलेंगे, बड़ी डेमोक्रेसीज मिलेंगी, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को और विश्व के इस भू राजनीतिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। ट्रेड पे बात होगी। USTR के जो हेड हैं 23 और 24 जून को भारत आ रहे हैं। पहले चरण के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दी जा सकती है और उससे पहले ये जो अमेरिका के साथ जो वार्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने $500 बिलियन का लक्ष्य रखा हुआ है, जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त करने का 2030 तक। उसको कैसे किया जाए? अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है जो भारत के फेवर में है उसको ब्रिज किया जाए और वो गैप कम भी हो रहा है। अभी हमने देखा पिछले वर्ष की बात करें तो भारत से US का जो निर्यात है उसमें करीब 1% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अमेरिका से जो भारत का निर्यात होता है उसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। तो करीब आप 12 लाख करोड़ रुपए का हम कारोबार करते हैं और उसमें 7 लाख करोड़ रुपए हम भेजते हैं और 4-5 लाख करोड़ रुपए वो हमारे पास भेजते हैं। तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट उनके फेवर में हुआ है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड डील है उसके पहले प्रारूप को, पहले चरण को कम से कम मंजूरी दी जाए और उसकी बहुत संभावना है कि जुलाई के अंत तक हो सकती है। तो इस पर निगाहें सबकी रहेंगी। और जर्मनी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बायलैटरल है। G7 के अगले अध्यक्ष जर्मनी के पास है और इसलिए फ्रांस के मुद्दों को आगे बढ़ाने पर क्या तरजीह दी जानी चाहिए उस पर और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब भी बने हुए हैं। सज्जनहार साहब, जिस तरह से अजय ने भी बताया है कि पहला सेशन प्रमोटिंग बैलेंस, शेयर्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल पे है और एक तरह से ये बड़ा एजेंडा है इस पूरे G7 शिखर सम्मेलन का। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना इंटरवेंशन करेंगे इस सेशन में। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत की मौजूदा आर्थिक ताकत को
बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, और जिस पर मोहर तमाम बड़े देश लगा चुके हैं। मतलब G7 के शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस बात को अपने 5 देशों की यूरोप यात्रा में बहुत साफ कर दिया कि कैसे इस मंच पर भारत की जरूरत है, कैसे बदलती अर्थव्यवस्था में, वैश्विक बदलती अर्थव्यवस्था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की आज जरूरत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो अजय जी ने बताया बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। जो भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से आगे चलती हुई, सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, और ये अभी हम देख रहे हैं जो पिछले 3-4 महीने में जो उथल पुथल हुई है पूरे विश्व में, तो उसमें भी और देशों में आपने देखा होगा एनर्जी प्राइसेस कितने ऊपर हुए हैं, गैस प्राइसेस कितने ऊपर हुए हैं, परंतु भारत ने उसको कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षमता दिखाई है। और हमारा पिछले साल 7.7% जीडीपी ग्रोथ रहा हो। इस साल आईएमएफ का भी जो फिगर है ऋतु जी, वो भी है 6.5%। तो मेरे ख्याल से कोई भी इन देशों में, G7 के कोई भी देशों में जिनका जीडीपी ग्रोथ 1%, 1.2%, 1.3% है, उनको 4-5% मिल जाएगा तो वो कहेंगे बहुत ही ज्यादा हम आगे चल रहे हैं। तो हमारे लिए 6.5% है, परंतु उसके ऊपर जो हमारी नीतियां हैं और जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उसको हमने आगे लेकर गए हैं, और मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी उसका जरूर जिक्र करेंगे, जो हमने कैसे उनको लेकर गए हैं। चुनौतियां देखिए, ये वाली जो चुनौती है ईरान के युद्ध की, हालांकि इससे पूरा विश्व पर इसका असर पड़ा है, भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है, परंतु भारत ने अपने जो संबंध हैं, आपने देखा होगा जो उसी समय प्रधानमंत्री वहाँ पर यूएई में भी गए, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए वो हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा, उससे हम इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। हमारे 4.5 मिलियन 45 लाख लोग वहाँ पर हैं। तो देखिए हमारी जो भी जितनी भी चुनौतियाँ हैं, इस जब ये युद्ध हो रहा है उसके साथ हमने अच्छी तरीके से डील किया है। इससे पहले भी चुनौतियाँ आई हैं, चाहे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा बुरा असर इन जो चुनौतियों का है, चाहे इसका हो या उससे पहले कोविड पेंडेमिक का हो, सबसे ज़्यादा बुरा असर इसका विकासशील देशों पर पड़ता है। और यही मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, बताएंगे, जो ये जैसे उन्होंने कल भी कहा, जो हमको किसी की हमदर्दी की इतनी ज़रूरत नहीं, हमको सहयोग की आवश्यकता है, और हम गरिमा से काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और इनका प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कथन है, इसमें और बहुत ज्यादा भार आ जाता है, ये और ठोस बन जाते हैं, क्योंकि भारत अपने आप इतना सक्षम हुआ है। देखिए अब हम चौथी या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और हमारे क्षेत्र में और जो भी हमारे अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे जिनसे हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, अफगानिस्तान हो, जब भी वहां पर दिक्कत आई है सबका भारत ने सहायता की है। हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बने हैं। जब भी कोई चाहे आर्थिक दुविधा हो, श्रीलंका में, मालदीव्स में 2022 में $4.5 बिलियन का हमने उनको सहायता की। तो हमने अपने कार्य से जितना भी है हमने और देशों की सहायता की है, और इसी से विश्वास बढ़ता है। जो कि उन्होंने कहा, हमें संसाधनों की कमी नहीं है, हमें विश्वास पर अपने जो संबंध हैं उनको बनाकर रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य होगा प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था क्या हो रही है पूरे विश्व की, उसमें क्या चुनौतियां हैं और कैसे सभी देश मिलकर उनका निवारण कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो भी ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। जी अजय, फ्रांस लगातार इन बातों को कहता रहा है कि किस तरह से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्रांस ने अपने संपर्क को बढ़ाया, और अगर भारत के साथ ही बात करें तो मजबूत होती अर्थव्यवस्था के साथ फ्रांस के रिश्ते हमेशा से एक अच्छे रिश्तों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन होराइजन 2047 हो या फिर इस बार भी द्विपक्षीय वार्ता में कई सारे जो समझौते हुए हैं, उसी के साथ साथ 2030 का एक रोड मैप रखा गया है विकास का। इसी के साथ फ्रांस हमेशा कहता रहा है कि वित्तीय संस्थानों में परिवर्तन की भी जरूरत है।
भारत अपने अनुभवों के साथ, भारत क्योंकि एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों में है, भारत अपने अनुभवों के साथ किस तरह से इस मंच पे नए समाधानों को रख सकता है जो ग्लोबल साउथ की भी एक तरह से समस्याओं के हल के रूप में इन देशों के सामने हो। तो ऋतु जी, इमैनुअल मैक्रो खुद राइटिंग में कई मोर्चों पर कह चुके हैं कि उन्होंने इस अपनी G7 की प्रेसिडेंसी में 4 पार्टनर देशों को बुलाया है, जिसमें भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राज़ील शामिल हैं। ये चारों देश इसलिए उनको बुलाया गया है क्योंकि वो फ्री मार्केट इकॉनमी है और डेमोक्रेसीज़ हैं। और ये स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, जो भारत की प्रतिबद्धता है, वो कितनी मजबूती के साथ विश्व स्वीकार करता है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने, इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा कि ये वक्त इस बात का भी है कि हम दुनिया को आर्थिक मंदी में न धकेलें और देखें कि किसी तरह के ट्रेड वॉर की शुरुआत ना हो। तो भारत पर यह भरोसा करना कि भारत उसमें सहयोग कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फ्रांस भी भरोसा करता है इस भारत को लेकर के, और चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। आपने देखा कि अभी हम पूरे वर्ष नवाचार वर्ष के रूप में, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो भारत और फ्रांस बहुत ही करीब अपने आप को पाते हैं, और 2019 में पहली बार फ्रांस ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। AI इम्पैक्ट समिट में जब इस वर्ष इमैनुअल मैक्रों थे, तो उन्होंने फिर से G7 के अपनी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर इनवाइट किया। तो फ्रांस बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है, और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि शायद द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो और भी मजबूती दिखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी इस पूरे दौरे का अगला जो पड़ाव है वो पेरिस है, और आज शाम प्रधानमंत्री पेरिस के लिए निकलेंगे। लेकिन अगर आप इजाज़त दें ऋतु जी, तो मैं एक बात करना चाहता हूं, चूँकि आपने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जिक्र किया, जिन्होंने भारत के प्राथमिकता पर या उसकी जो भूमिका है उस पर बल दिया है। मेरे पास जो सोर्सेज से खबर आ रही हैं, जो कल कनाडा के साथ बायलैटरल हुआ था, और अशोक सज्जनराज जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। बहुत ही बड़ी बात कनाडा के PM ने कही है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ फॉर इंडिया टू ब्रेक इनटू G7 क्लब. It's because of large economy. It holds a mirror up to developed West, and it add legitimacy to G7 as Global South finds its voice. ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ये सोर्सेज से जो हमारे पास ये खबर आई है। स्पष्ट तौर पर कनाडा ने 2023 में भले ही रिश्ते हमारे ख़राब हुए हों, लेकिन 2025 के बाद 2026 में जब मार्क कार्नी भारत आए, उन्होंने अपने दौरे पर, उसके बाद से ये रिश्ते सुधरने हुए, और अब तो हम सेपा पर बात कर रहे हैं। कनाडा का ये बड़ा बयान कि G7 क्लब में भारत को ब्रेक करने का वक्त आ गया है, क्या दिखाता है? जी ऋतु जी, आप चाहेंगे मैं इस जी अशोक जी सज्जनहार साहब, बिल्कुल। जी देखिए, जब पिछले साल मार्क कार्नी बनकर आए, प्रधानमंत्री बनकर आए, आपको याद होगा जो तब बहुत ही प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। आप ऋतु जी और अजय जी, आप दोनों मतलब इसमें हैं, जर्नलिज्म में हैं, फील्ड में हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा जो तब ये बहुत प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर उठे थे, जो क्या कनाडा भारत के प्रधानमंत्री को उनके जो G7 में हो रही थी मीटिंग कैलगरी में, कालानास्किस में, उसमें इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगे। और उन्होंने जो न्योता आया, जो उन्होंने बातचीत की थी प्रधानमंत्री मोदी से और उनको इनवाइट किया, तो वो काफ़ी करीब था। 16-17 जून को मुलाकात होनी थी, और मेरे विचार से उनका टेलीफोन आया था मार्क कार्नी का, प्रधानमंत्री मोदी का, 5 या 6 जून को। तो मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे सम्मेलन होते हैं उसके हिसाब से ये मैं कहूँगा काफ़ी देर से आया था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी ग्रेशियसली वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। और तब मार्क कार्नी ने कहा था, देखिए यहाँ पर हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के समय में संबंध अच्छे नहीं थे, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा, देखिए हमारे द्विपक्षीय संबंध है वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ समय में, परंतु भारत को काफी सालों से G7 के हर सत्र में उनको आमंत्रित किया गया है। और इसीलिए मैंने सभी वर्ल्ड लीडर से पूछा जो क्या भारत को मैं बुलाना चाहिए भारत का यहाँ पर, और सभी वर्ल्ड लीडर्स ने कहा जो भारत की प्रेजेंस वहां पर इंडिस्पेंसिबल है। तो इसीलिए मैं उनको न्योता दे रहा हूँ, उनको बुलाया हूँ, और फिर जिसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद तो जो बातचीत हुई, उसके बाद मार्क कार्नी भी यहाँ पर आए। अब कल जो बातचीत हुई है उनकी, वो
प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं वहां पर जाएंगे। आपको याद होगा एक दौरा केवल हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा में 2015 में, जब स्टीफन हार्पर हुआ करते थे प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो के 10 सालों में उन्होंने एक बारी भी वहां पर कनाडा में कदम नहीं रखा, ना किसी मल्टीलैटरल उसके मीटिंग के लिए, ना किसी बायलैटरल मीटिंग के लिए। तो मैं समझता हूं कनाडा के साथ जो हमारे संबंध हैं वो तो एक नई उड़ान लगा रहे हैं, एक नई छलांग लगा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कनाडा के प्रधानमंत्री ने कही है भारत के बारे में, तो देखिए भारत अपनी आर्थिक शक्ति के बलबूते पर पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर आमंत्रण दिया जा रहा है। और हमारी केवल आर्थिक शक्ति नहीं, हमारा आप देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिएगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखिएगा, जिस तरीके से जिस तेजी से हम आगे जा रहे हैं। परंतु देखिए भारत का रोल मेरे विचार से G7 का वैसे नहीं है, ये मेरा अपनी सोच है। भारत क्वाड का मेंबर है, भारत G7 में हमेशा इनवाइट होता है, भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत SCO का मेंबर है। तो देखिए अगर भारत यहाँ पर G7 में वो अपने जो कार्य हैं उनसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और कर रहा है, परंतु उसकी आवाज जो है वो ग्लोबल साउथ की है। और G7 जो है उसको कहा जाता है क्लब ऑफ द नॉर्थ, डेवलप्ड कंट्रीज। तो हम ये नहीं चाहते, जो हम देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, हम कहते हैं हमेशा मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम किसी पाले में नहीं जाना चाहते हैं और हम अपने हितों को और जो हमारे हित विश्व के हितों से मिलते हैं उनसे अलग नहीं है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए उतना ही कंफर्टेबल है जब हम आते हैं G7 में, उतना ही कंफर्टेबल है जब हम क्वाड का चेयरमैनशिप करते हैं, उतना ही कंफर्टेबल है जब हम ब्रिक्स की चेयरमैनशिप करते हैं। इस साल भारत चेयर है ब्रिक्स का, तो इसीलिए हमारी उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसीलिए अगर भारत अपने और फैक्टर्स से G7 की सभी कुछ वो पूरे कर देता है और कंट्रीब्यूट करेगा और उनके साथ मिलकर काम करता रहेगा, परंतु मेरे विचार से औपचारिक ऑफिशियल तौर पर G7 का मेंबर मेरे ख्याल से हमारे को बनने में कोई रुचि नहीं। जी अजय, जिस तरह से सज्जनार साहब ने कहा है कि भारत के लिए G7 के मंच पर भागीदारी बेहद अहम है, क्योंकि भारत वो सेतु है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने ग्लोबल साउथ की बात की और अब G7 में जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ की उस आवाज को रखा है, कई एक तरह से विषयों के आधार पर पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया। जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में विश्वास की कमी है, उस पर जरूरत है ध्यान देने की। उन्होंने कहा है कि डोनर और रेसिपिएंट की भूमिका में आप ग्लोबल साउथ के लिए काम मत करिए, उन्हें साझेदार बनाइए, पार्टनरशिप की हैसियत में आके काम करिए, बराबरी की हैसियत में काम करिए। सीधा इशारा है कि तमाम उन देशों की संप्रभुताओं पे किसी तरह का आक्रमण नहीं होना चाहिए जब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि ऋण एक ऐसी बड़ी समस्या, एक ऐसा बड़ा जाल है जो ग्लोबल साउथ के कई देश इस समय झेल रहे हैं। तो अजय, किस तरह से भारत G20 से लेकर G7 के बीच में एक सेतु है ग्लोबल साउथ की आवाज के लिए, एक बड़े वैश्विक आर्थिक परिवर्तन के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ग्लोबल साउथ की आवाज़ तो भारत को माना ही जाता है और चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो। आपने देखा कि पहली बार किसी देश ने खुले तौर पर अफ्रीकन यूनियन को G20 को बुला करके G20 को G21 बना दिया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया और अब तो उनकी आवाज़ को ग्लोबल साउथ की आवाज़ का पर्याय माना जाने लगा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अब बात आती है कि G7 पे हम कितना भरोसा करें इस बात को लेकर के कि विकासशील देशों के हितों का कितना ख्याल रखा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि G7 एक इनफॉर्मल सा ग्रुप है, एक गोलमेज सम्मेलन जिसे आप कह सकते हैं। राउंड टेबल पे 8 लोग बैठते हैं, अगर आप यूरोपियन यूनियन को भी शामिल कर लें उसमें, तो और आप ऐसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपके साझा हित में हों। प्रेसिडेंट मैक्रो तो बोल रहे हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, चूँकि वो अफ्रीका को लेकर के एक समिट भी करने वाले हैं और ग्लोबल साउथ के सभी हितों का ख्याल पूरा रखा जाएगा, इसमें वो भरोसा दे रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उन पर भरोसा हो सकता है? क्या अमेरिका जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यवहार कर रहा है,
पिछले वर्ष आपने देखा जब G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा था, अमेरिका ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, किसी अपने नुमाइंदे तक को नहीं भेजा, यहाँ तक कि जो बैटन पास ऑन की जाती है उसमें भी किसी को नहीं भेजा। तो इन एब्सेंसिया दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अमेरिका को G20 की अध्यक्षता सौंपनी पड़ी। इस वर्ष वो प्रेसिडेंट ट्रंप 2027 में एक तरह से शिखर सम्मेलन करेंगे G20 का अपनी अध्यक्षता में। उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया है। हमें ये भी खबर है यहाँ पे सोर्सेज से कि इमैनुअल मैक्रो भी बुलाना चाहते थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन अमेरिका के दबाव में ऐसा नहीं किया गया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट का समय है, विश्वास का समय है और आपको अपने रुख को ऐसा रखना होगा, अपनी नीतियों को ऐसा रखना होगा कि लोग आप पे भरोसा कर सकें। आप बार बार बयान बदलेंगे या फिर किसी के प्रति केवल आप उनसे बदला लेने के लिए वैश्विक मंचों पर उनका प्रतिकार करते हुए नजर आएंगे, विरोध करते हुए नजर आएंगे, तो बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता नहीं हो सकती और सबको साथ लेकर के चलने की जो मंशा है, चाहे G7 की हो, G20 की हो, भारत की हो, वो पूरी नहीं हो सकती है। तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री G7 के मंच पर आए हैं। मुझे लगता है कि आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। ग्रोथ की जब बात होगी तो समावेशी ग्रोथ जो कि भारत के विकास के भी मूल में है, उसी भावना को यहाँ पर वैश्विक परिदृश्य पर रखते हुए नजर आएंगे, जिसमें हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी भी चर्चा होगी कि G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को रखा है अभी तक पहले दिन, उसमें एक तो साझेदारी को लेकर, विश्वास को लेकर, साथ ही भारत का बड़ा एक कद है जिसमें भारत ने उन समस्याओं को G7 के उस टेबल पे रखा जिसमें नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। उसकी बात प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर की है, कड़े शब्दों में की है। उस पर भी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। अशोक साहब, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारां, मैं नया हिंदुस्तान पुत्र। जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और G7 शिखर सम्मेलन में भारत सहित साझेदार देशों ने साथ मिलकर कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में यह बीमारी हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की जान लेती है। नेताओं ने कैंसर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग को मजबूत करने, रोकथाम, स्क्रीनिंग, शुरुआती पहचान और उपचार को बेहतर बनाने, वैज्ञानिक नवाचार को तेज करने पर सहमति जताई। मुख्य प्राथमिकताओं में बच्चों, किशोरों और युवाओं में होने वाले कैंसर के लिए वैश्विक डेटा साझा करना, कठिन प्रकार के कैंसर पर शोध बढ़ाना, शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान को मजबूत करना और अगले दशक में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम करना शामिल है। घोषणा में मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों, गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार तथा व्यापक पहुंच और डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और क्वांटम अनुसंधान के जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया गया है ताकि मरीजों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। नेताओं ने कहा कि इन प्रतिबद्धताओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। और स्वास्थ्य से ही जुड़े G7 समिट में कोंगो और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप पर चिंता दिखाई नेताओं ने प्रभावित समुदायों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकोप को रोकने के लिए निगरानी, संपर्क, ट्रेसिंग, परीक्षण, क्वारंटीन उपायों और सीमा पार सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। G7 ने वैक्सीन निदान, डायग्नोस्टिक्स और उपचार के तेज विकास और तैनाती में समर्थन देने का वादा किया है। साथ ही अतिरिक्त वित्तीय, तकनीकी और मानवीय सहायता जुटाने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
हमारे साथ अजय मिश्र बने हुए हैं। अजय मिश्र, कल की आपकी बेहद संवेदनशील रिपोर्ट थी जिसमें आपने जल संकट की बात की और इवियों जैसे शहर से ही जहां विकसित राष्ट्र अध्यक्षों का जमावड़ा है, लेकिन जल संकट, पीने के लायक पानी एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको कि इस तरह के मंच पर उतनी मजबूती से जगह नहीं मिलती, लेकिन उसी के समकक्ष खड़ा होता है स्वास्थ्य का ऐसा मुद्दा जिसे इस मंच पे एक जगह मिली है, एक कमिटमेंट आया है सभी देशों से। कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऋतु जी। और एक चीज़ में और मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी रिपोर्ट में कि भारत और फ्रांस जिस तरह से इनोवेशन को और एआई का इस्तेमाल करने को लेकर के बहुत ही सजग नज़र आ रहे हैं G7 के इस प्रेसिडेंसी में। स्पष्ट तौर पर हेल्थ सेक्टर में एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसमें भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्सिबली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इबोला वायरस और कैंसर जैसी जो समस्याएँ हैं उनके निदान के लिए। तो ये G7 का एक जो लीडर्स डिक्लेरेशन आया है इबोला और कैंसर के मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के, इस पे सभी की सहमति है और कंसेंसस से ये पारित हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य की सुविधा जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो विकसित देश हैं वो भी सजग हैं और वो सहयोग का रास्ता भी अपनाने को तैयार है। एक कोऑर्डिनेटेड वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई ऋतु, आप जानते हैं WHO की विश्वसनीयता जिस तरह से खतरे में आई, उससे सभी देशों ने अपने पैरों पर खड़ा होना उचित समझा और अलग अलग देशों में आपने देखा कि वैक्सीन निर्माण पर किस तरह से बात आगे बढ़ी। भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहता है। बाकी दूसरे देशों ने ऐसा नहीं किया विकसित देश होते हुए भी, तो यहाँ भी भारत ने अपने एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का प्रमाण देते हुए अपने सहयोगी देशों को, अपने जो विकासशील दोस्त मित्र हैं उन सभी को वैक्सीन मैत्री के जरिए वहाँ तक सहायता पहुँचाई। तो भारत एक्चुअली केवल कहता नहीं है, करके दिखाता है। और G7 में बहुत सारी ऐसी बातें हैं ऋतु जी, इतिहास में कही गई हैं, करी नहीं गई हैं। साइन करने के बाद पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका अपने आप को वापस कर लेता है। जलवायु कहता है जलवायु परिवर्तन से मेरा कोई खास लेना देना नहीं, और बीच में छोड़ करके वो चले जाते हैं, पेरिस अकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो कितना भरोसा किया जाए, इतिहास हम सभी के सामने है। और भारत की भूमिका आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने यहाँ हम कर भी रहे हैं। अपने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना हमने आयुष्मान योजना चलाई है। अपने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए हम सभी का संरक्षण करना चाहते हैं, अपने नागरिकों का। साथ ही साथ जो हमारे पास तकनीक है, चाहे वो जेनरिक दवाओं के जरिए, चाहे हमारे जो भारत एक फार्मास्यूटिकल सुपर पावर है, उसके जरिए हम जेनरिक दवाओं की सप्लाई अमेरिका जैसे बड़े देशों में, विकसित देशों में हम करना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ भी अफोर्डेबल हेल्थ की सुविधा मिल पाए। तो भारत अपनी ओर से तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। G7 इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं, ये भी खुशी की बात है। जी हाँ, युगांडा को लेकर भी जिस तरह से इबोला प्रकोप को लेकर चिंता जताई है अजय, ये भी एक तरह से एक संवेदनशीलता भी दिखाता है इस मंच पे, और शायद यही एक मसला है जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि कैसे जब आप आर्थिक स्थिरता की बात करते हैं सभी देशों के साथ, क्योंकि ये जो सेशन होने जा रहा है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि आर्थिक स्थिरता सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, सभी देशों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको हासिल करना, उनको हासिल उस गति के साथ करना जिसमें आर्थिक विकास की स्थिरता भी बरकरार रह सके। अजय, किस तरह से आप देखते हैं कि इन देशों के लिए ये तो कल का जो डिक्लेरेशन है उस पर तो हम सभी की निगाहें थी ही। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि हमने लगातार अफ्रीकी देशों के साथ लगातार सहयोग पर हम काम कर रहे हैं। इबोला वायरस को लेकर के हमने भी सतर्कता बरती है, हमारे देश में इसको फैलने से रोका जा सके, इसको भी लेकर के तमाम कदम उठाए गए हैं। अभी तक कोई मामला भी सामने नहीं आया है, सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इन प्लेस कर दिए गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि युगांडा जैसे देशों की मदद हो और भारत हमेशा उनके साथ खड़ा है। लेकिन ऋतु जी, फिर मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कल की बात तो हो चुकी है, अब आज की बात करें तो आज सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है उसकी। और जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि भारत मुद्दा उठा सकता है इसमें, मिडिल ईस्ट का भारत इसमें मुद्दा उठा सकता है, ऊर्जा सुरक्षा का, फ्यूल प्राइसेस का, फूड प्राइसेस का। और स्पष्ट तौर पर भारत ये भी कहना चाहता है अमेरिका, क्योंकि वो अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए US के साथ समझौता कर रहा है। और हमने किया भी है, LPG और LNG के लिए जो हमने लॉन्ग टर्म समझौता किया है, 22 लाख टन LPG
आयात करने का अमेरिका से, वो हमारे कुल एलपीजी हमारी जो खपत है उसका 10% है। तो अमेरिका को भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारी एनर्जी बास्केट को हम डाइवर्सिफाई करने में विश्वास रखते हैं और उनके साथ एलएनजी हो, एलपीजी हो, उसके इंपोर्ट को लेकर के हम लोग समझौता कर चुके हैं। ट्रेड डेफिसिट का जो सरप्लस भारत के फेवर में था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, हालांकि हमारा निर्यात बढ़ा है, बावजूद भी उसके हमारा निर्यात बढ़ा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर जल्दी से जल्दी सहमत हों, कम से कम पहले चरण की बात हो। जो हमारे टैरिफ का मुद्दा है, जो अभी 18% का जो टैरिफ भारत पे लगाया गया है, उसको कैसे कम करके 10% पे लगाया जाए, जो क्योंकि एक जनरल टैरिफ 10% संपूर्ण विश्व में लागू है। तो ये कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है यूएसटीआर की जो टीम आ रही है 23-24 जून को, वो इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेगी और जुलाई के अंत तक कम से कम वो सारे मुद्दे हमारे सामने हो जाएंगे, जहां तय हो जाएंगे, जो कि इस ट्रेड डील के प्रथम चरण में हमारे भारत और अमेरिका के कारोबार को मजबूती देने के लिए खड़े नजर आएंगे। कौन से मुद्दे होंगे? कम से कम 1200 टैरिफ लाइन्स हैं, उसमें से 1100 टैरिफ लाइन को इस बड़े भारत अमेरिका ट्रेड डील में शामिल किया गया। करीब करीब 90% वस्तुओं पर टैरिफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डील है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज ट्रेड के लिहाज से, इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिहाज से, रक्षा सहयोग के लिहाज से, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिहाज से, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग के लिहाज से क्या कुछ बड़े कदम उठाते हैं और आज के बायलैटरल में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, उस पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के तौर पर यही देखा जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। लेकिन क्या आप इस तरह से भी देखते हैं कि पिछले कुछ समय में 16 महीने के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। इन 16 महीनों में कई बड़े परिवर्तन हुए, जहां हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने बड़े एक तरह से ट्रेड को लेकर जो टैरिफ्स का जो कभी टैरिफ्स को भारी कर देना और फिर उन्हें वापस ले लेना, इस तरह का एक दौर रहा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम ऐसे बयान देखे, लेकिन भारत की संयम विदेश नीति या संयम कूटनीति जो थी वो बहुत साफ दिखाई दी है। लेकिन इतने महीनों के बाद जब पहली मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने हितों को कड़े शब्दों में मुखर तौर पर उनके सामने भी रखा है। तो अंदाज प्रधानमंत्री ने भारत का भी बहुत साफ अमेरिका के सामने, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रख दिया है भारत का। देखिए रितु जी, विदेश नीति की बात तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत न अपनी नज़रें झुका के बात करता है, न नज़रें उठा के बात करता है, सामने वाले से निगाहों से निगाहें मिला करके बात करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अगर गलत नहीं हैं तो हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, और हम जो मुद्दे उठाते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाते हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, फ्रांस और जहां स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल संयुक्त बॉर्डर पे इस वक्त हम खड़े हैं एवियान शहर में, दोनों की जनसंख्या अगर आप मिला लें फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की ऋतु जी, तो ये भारत की जनसंख्या का केवल 5% है, आप समझिए। और इतनी बड़ी सुविधाओं में लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आप सीमित संसाधनों में कितने बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लेकर के आते हैं, ये सारे आंकड़े पूरी दुनिया के सामने हैं। और कितनी संजीदगी के साथ कि आपके पास पानी की समस्या है, आपके पास पावर की समस्या है, बुनियादी ढांचे में हम लगातार निवेश करने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, फिर भी आप तमाम वैश्विक मंदी के, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि की गति को रोका जा सके। बावजूद उसके हम 6.5-7% की दर से विकास कर रहे हैं, क्योंकि हम विकास में और समावेशी विकास में भरोसा रखते हैं। और इसीलिए जो एक बैकग्राउंड, एक मजबूत नींव तैयार की थी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, जो 26 मई का दौरा किया था और उसमें जो 4 दिनों की यात्रा थी, उसमें स्पष्ट तौर पर जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ का समझौता था, वो ये दिखाता है कि दोनों ही देश ऋतु जी कई वर्षों के लिए, लंबी अवधि के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग को लेकर के जो समझौता कर रहे हैं, जो सुरक्षित आपूर्ति को लेकर के कितने सजग हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है इस बात में कि भारत के साथ उसके लंबे समय के जो संबंध हैं वो मजबूत हों और विश्वास पर आधारित हों, और इसीलिए क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ का समझोता किया गया। बिल्कुल अजय, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रेड डील और मिडिल ईस्ट संकट को लेकर दोनों नेता जब आपस में बात करेंगे तो कुछ ठोस बातचीत में से नतीजे निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ अभी तक के लिए बने रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।